हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीट्स से रिलेटेड है। जो विस्पंद होती है, विस्पंद का निर्माण है आज के हमारे टॉपिक का नाम। विस्पंद का निर्माण, जिसका इंग्लिश नाम होता है फॉर्मेंटेशन ऑफ बीट्स। अब जैसे कि हमने जो है बीट्स के बारे में बहुत सुना हुआ है पहले भी, बीट्स कैसे जनरेट होते हैं। बीट्स आप सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग में बड़ा यूज़ होता है कि गाने की बीट्स बराबर है या नहीं है, वगैरह वगैरह टाइप से। तो बेसिकली ये बीट्स होता क्या है? तो बीट्स क्या होता है, जब भी कोई एक माना जाता है कि एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक तरंग एक ही बिंदु पर जब अध्यारोपित करती है तो क्या होगा, अध्यारोपित होने वाली तरंगों की आवृत्ति जो है थोड़ी भिन्न भिन्न या लगभग बराबर होती है, जिससे कि जो अपनी रिजल्टेंट वेव आएगी, परिणामी तरंग आएगी, वो विस्पंद के रूप में आएगी। मान लिया मेरे पास दो वेव है यहाँ पे, y1 और y2 है। अब मैं यहाँ पे इसको अगर बीट्स का फॉर्मेंटेशन अगर मुझे करवाना है तो मुझे ये कंडीशन रखनी होगी कि जो इनकी फ्रिक्वेंसी है वो मुझे लगभग बराबर रखनी पड़ेगी। इसका एम्पलीट्यूड भी मुझे लगभग कैसा लेना है, बराबर होना है। तो जब मैं इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड अगर मान लिया y1 का कितना हो, आयाम या एम्पलीट्यूड a1 हो y1 के लिए, और y2 के लिए यदि a2 हो, तो फॉर बीट्स की कंडीशन में क्या होना चाहिए, a=a1=a2, मतलब दोनों तरंगों का जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बीट्स का जो डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि यह माना गया है कि एक ही आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं आपको पुराने लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। एक ही आवृत्ति की दो तरंगे यदि एक ही बिंदु पर अध्यारोपित या अध्यारोपण लिख लेते हैं इसको, अध्यारोपण करती है और दोनों तरंगों की आवृत्ति या तो क्या हो, लगभग बराबर हो या बराबर हो, मतलब इक्वल हो भी सकती है और लगभग भी इक्वल हो सकती है। वह आयाम बराबर हो, तब विस्पंद मतलब बीट्स का, ये वह है बच्चों, विस्पंद का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन क्लियर हो गई है कि अगर आपको जो भी फ्रीक्वेंसी लेनी है वेव्स की, वो आपको या तो इक्वल आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पे अगर एक तरंग का तरंग समीकरण बनाए, वेव इक्वेशन बनाए, ये मैंने आपको पहले भी लिखना बताया है वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो मान लिया जो मेरी तरंग
y1 है, उसके लिए मुझे वेव इक्वेशन लिखनी होगी। तो ये हो जाएगी, क्योंकि आयाम मेरे को दोनों के समान लेने हैं, तो ये यहाँ से हो जाएगी a sin ω1t। अब मैं यहाँ पे ω1 क्या है, हमारी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी है, ω1 इक्वल टू 2πf लिख सकती हूँ मैं, इसको f1 भी लिख सकती हूँ। तो ओमेगा फ्रिक्वेंसी को बता रहा है, और y2 इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, साइन ω2t। यहाँ पे t कौन है, हमारा टाइम है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने कल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब अध्यारोपण का सिद्धांत भी हमें पता है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है आपको। क्या बोलता है, y इक्वल टू रिजल्टेंट वेव कैसी आएगी, y1 प्लस y2। तो अब अगेन हमें y1 और y2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो y बराबर जैसे ही हम इक्वेशन को रखेंगे, क्या बनेगी इक्वेशन, a साइन ω1t प्लस a साइन ω2t। और अगर मैं यहाँ पर ω1 को लिख लूँ 2πf1 और ω2 को क्या लिखूँगी इसी प्रकार से 2πf2। तो मैं पुट कर देती हूँ अगेन इन वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे ये y1 बराबर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, a साइन 2πf1t प्लस a साइन 2πf2t। अब यहाँ पे हमें पूरी इक्वेशन में कॉमन क्या दिख रहा है, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे, सबको बहुत अच्छे से पता है, a यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, साइन 2πf1t प्लस साइन 2πf2t, विच इज़ वेरी वेरी क्लियर। आई नो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। अब अगेन नेक्स्ट हमें लगाना है ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा फॉर्मूला, जो कि 11th क्लास में यूज़ होता है। जिन्होंने 11th की मैथ्स पढ़ी होगी उनको बहुत अच्छे से पता होगा। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अब इसको हमको अप्लाई करना है किसमें, इसमें आपको कंपैरिजन करना है। साइन ए यहाँ पे कौन है, सो साइन ए ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, साइन ए ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, साइन बी। तो इसको साइन ए और साइन बी की तरह जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ना मिलेगा रिजल्टेंट। अब मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ बच्चों, यहाँ पर क्या कैसे खुलेगा, ये खुलेगा, ए आगे आ जाएगा 2 साइन 2πf1t, क्योंकि यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो a कौन है हमारा 2πf1t, तो ये लिख लिया हमने। a प्लस बी कौन है हमारा, तो ये 2πf2t। आई होप क्लियर है इतना सभी को। बाय 2 इंटू कॉस है, तो कॉस लिखेंगे यहाँ पे। अब कॉस में क्या है, a माइनस बी 2πf1t माइनस 2πf2t ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। इतना सभी को क्लियर है। अब अगला हम क्या कर सकते हैं, दो कॉमन निकाल करके कट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। फिर कुछ हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, 2a साइन, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 2 and 2 कॉमन निकलेगा, एंड पाई भी निकाल सकते हैं, पूरा 2π ही कॉमन निकाल लेते हैं हम।
ये बचेगा अंदर F1 प्लस F2, टी भी कॉमन निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, इनटू क्या है कॉस है तो भैया कॉस लिख लेते हैं हम। अगेन यहाँ से भी वही 2 पाई टी कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल। इतना आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब जो भी इक्वेशन बनी है उसे हम व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन पाई F1 प्लस F2 इंटू टी इंटू कॉस, ये होगा पाई F1 माइनस F2 इंटू टी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, इतने को अगर मैं कुछ मान लूँ, माना a इक्वल टू 2a कॉस F1 माइनस F2 इंटू टी, इतने को अगर मैं a मान लूँ तो अब मेरी जो ऊपर की इक्वेशन है वो कैसी नज़र आएगी, ये नज़र आएगी 2a को तो मैंने माना ही है 2a और ये कॉस पाई भी आएगा, लिखना भूल गई मैं पाई, तो ये 2a कॉस पाई F1 माइनस F2 इंटू टी, इतने पूरे को हम क्या लिख रहे हैं a, इतना और इतना पार्ट क्या लिखा आएगा पूरा a। उसके बाद बचा कौन साइन पाई F1 प्लस F2 इंटू टी, तो ये आ गया साइन पाई F1 प्लस F2 इंटू टी। तो यहाँ पर ये जो हमने पूरा इक्वेशन सॉल्व किया है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, किसका बीट्स के लिए विस्थापन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो a है ये किसको बता रहा है, ये एम्पलीट्यूड को बता रहा है, किसको आयाम को बता रहा है, ये एम्पलीट्यूड को, किसका बीट्स का आयाम है, ये विस्पंद का आयाम, हमारी जो बीट्स जनरेट हुई है उसका ये इक्वेशन है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछ सकते हैं, निकाल सको तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसका आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है विस्पंद का।